हेलो एवरीवन, मैं एक वीडियो लेक्चर सीरीज चला रहा हूं जिसके अंदर नीट और आईआईटी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करना। मेरा पूरा का पूरा पर्पस उन क्वेश्चंस को डिस्कस कराने का सिर्फ इतना सा है कि आप लोग कंसेप्ट की डेप्थ को समझें, एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझें और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करें। आज ही कुछ बच्चों ने कल भी कहा था और आज भी कहा था, कुछ बच्चों ने ये कहा है कि सर जो आप पढ़ाते हैं वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं वो उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डीप होते हैं और समझने में दिक्कत आती है। आप सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है। सीधा सा मतलब है कि वो बच्चे अपने एकेडमिक्स में और एकेडमिक्स में सामान्यतः इतना डीप नहीं पढ़ाया जाता। सीबीएसई में मोस्ट ऑफ हमारे रीजन के अंदर तो एसएल अरोड़ा ही चलती है और एसएल अरोड़ा में इतने डीप कॉन्सेप्ट नहीं दे रखे हैं। यूपी बोर्ड में कुमार मित्तल है, उसमें भी इतने ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा करते हैं, उन बच्चों की परेशानी को रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, एक लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, सिर्फ एक थोरो लेक्चर, मतलब बहुत ज्यादा डीप नहीं होगा बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं यहाँ पर इस लेक्चर में कवर कर लूं और इस लेक्चर के बाद वो वाली सीरीज में कंटिन्यू फर्दर करता हूं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर जो भी कंसेप्ट हैं उनको पढ़ने वाले हैं, बस ब्रीफली। तो स्टार्ट करता हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली इलेक्ट्रो का मतलब यहां पे आप चार्ज से निकाल लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होगी, और स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी या रुके हुए से निकाल लेना चाहिए। इस पूरी की पूरी यूनिट्स में हम लोग सिर्फ स्टेशनरी चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो चार्ज होगा, और चार्ज भी कैसा होगा, स्टेशनरी होगा। अगर चार्ज मूवेबल हो जाएगा तब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी। अब चार्ज होता क्या है, चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मटेरियल। मटेरियल का मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। तो चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। आपको इतना समझ में आना चाहिए। मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं, ये सिर्फ एक ब्रीफ लेक्चर होने वाला है। आप चाहो तो इससे नोट्स बना सकते हो, बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, बट मैं बहुत सारी चीजें यहां से स्किप भी करूंगा क्योंकि क्लासरूम में ये वाला चैप्टर करीब 10 से 12 दिन चलाते हैं हम लोग, और यहां पर मुझे ये 40 से 45 मिनट या हद से हद 1 घंटे के अंदर वीडियो को रिकॉर्ड भी करना है। ठीक है, तो अगर किसी को फिर भी नोट्स चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में मांग ले या टेलीग्राम ग्रुप में मांग ले। आज मैं इस वीडियो लेक्चर के बाद नीचे कमेंट सेक्शन जो होता है या फिर जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां पर लिंक डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप की, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो बच्चों, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और प्रोटॉन पे जो होता है वो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कुल मिला के दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन अलग अलग होता है। इसको हम E कह देते हैं। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। यहां पर अब आपको 2-4 बातें और समझ में आना चाहिए। चार्ज के बारे में आप एनसीईआरटी से लिख सकते हैं, किसी बुक से लिख सकते हैं, नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, चार्ज ट्रांसफरेबल है, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर डेवलप कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से या इलेक्ट्रॉन के एडिशन से। समटाइम्स ये चार्ज जो है वो इंडक्शन से भी डेवलप हो जाता है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम चार्ज को डेवलप करते हैं तो चार्ज को डेवलप करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है,
चार्ज को डेवलप करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तब नेगेटिव चार्ज आता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, और फंडामेंटल पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन या तो एक रिमूव कर सकते हो, या दो रिमूव कर सकते हो, या तीन रिमूव कर सकते हो। इसी तरीके से ऐड भी कर सकते हो, 1 2 3, दैट मीन्स इंटीजर नंबर में कर सकते हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्लस माइनस का जो भी चार्ज आएगा वो Ne आएगा। यहां पर n जो है वो इंटीजर होगा, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और E की वैल्यू फिक्स होती है इतनी। नेगेटिव साइन तब लेंगे जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव साइन तब लेंगे जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। इस कंसेप्ट का यूज हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर किया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर किया था, जब वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूछ रहा था, वो स्क्वायर रूट वाला एक ऑप्शन था। IIT में भी बहुत बार पूछा गया इस कॉन्सेप्ट से, और नीट में बहुत बार पूछा गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला। एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस तरीके से दो मास पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, इसी प्रकार से दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इसके नोट्स बना लीजिए। तो डेफिनेशन लिख लेंगे, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो 2 पॉइंट चार्जेस जो कि स्टेशनरी में होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पर भी ये वर्ड आएगा स्टैटिक, इसका मतलब स्टेशनरी ही होता है। तो डेफिनेशन चाहे तो आप लिख सकते हैं, द फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, अगर ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, और बीच का डिस्टेंस R है। बेसिकली कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फॉर्मुलेट करता है, उसके लिए एक फॉर्मूला प्रोवाइड करता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्टेटमेंट ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ तो ऐसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the distance of the square of distance between them, यानी कि ये। और अगर हम इन दोनों बातों को मर्ज कर लेते हैं तब क्या मिलेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है, यहां पर वो कांस्टेंट K ले लीजिए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन, और जो K है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। तो F इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यूनिट होती है न्यूटन। यहां से आपको एक बात समझना पड़ेगी, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, K को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। और ये जो पूरी टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। K के बारे में एक बात और जानिए कि K की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। 1 होती है एयर या वैक्यूम के लिए, बाकी सबके लिए 1 से ज्यादा होती है, और इसकी वैल्यू इतनी। अच्छा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए। अगर दोनों पॉइंट चार्ज सेम साइन के हैं तब रिपल्सन होगा, दोनों चार्जेस अगर अपोजिट साइन के हैं, एक प्लस और एक माइनस है, तब अट्रैक्शन होगा, और दोनों ही प्लस है तब भी रिपल्सन होगा, दोनों ही माइनस है तब भी रिपल्सन ही होगा।
तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी इसका एक वेक्टर फॉर्म है, आप चाहें तो बुक से देख सकते हैं, एनसीईआरटी से देख सकते हैं। फोर्स इसी लाइन के अलोंग लगेगा, जो लाइन उनको मिलाएगी। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट के बारे में एक बात और जान लें कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है। बहुत बार यूनिट भी पूछ ली जाती है वेरियस एग्जामिनेशन के अंदर, और वैल्यू भी पूछ ली जाती है। तो आपको इतना पता होना चाहिए के की कोई यूनिट नहीं होती, ना ही कोई डिमेंशन होती, वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा होती है। अलग अलग मटेरियल के लिए के की वैल्यू भी अलग अलग आती है। अब इसके बाद में अगर हाँ एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इसकी वैल्यू लगाइए 4 की पाई की, और यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। के का एक और फॉर्मूला है, के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन आर जो है वो मीडियम की परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो एयर या फ्री स्पेस की वैक्यूम की परमिटिविटी है। ये एक टेंसर क्वांटिटी भी है, हमने पढ़ा था। स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, एक ये टेंसर क्वांटिटी है। और कितनी टेंसर क्वांटिटीज आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा, कूलम्स लॉ के बाद में मैं चाहता हूं कि नोट्स ना बनवा करके थोड़ा समझा दूं मैं आपको इस टॉपिक के बारे में। इसको लिंक कैसे करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम में ऑफलाइन क्लास ले ही रहे होंगे और उन्होंने इस चीज को पढ़ा ही होगा। मैं चाहता हूं कि इसको मर्ज करके छोटा सा एक शॉर्ट नोट बना दूं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। एक आध चीज और बता देता हूं, एक बात बताता हूं मैं आपको फोर्स के बारे में। यहाँ कूलम फोर्स जो है वो कांटेक्ट फोर्स ना होकर के फील्ड फोर्स है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट दूर होंगे तभी फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा ही होगा कांटेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं जो कांटेक्ट में आने से लगते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स। और फील्ड फोर्स वो होते हैं जो एक दूसरे की फील्ड में आने से लगते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक फील्ड फोर्स है, जो भी फील्ड फोर्स होते हैं वो फील्ड में ही लगते हैं। तो इसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को लिखते हैं ई से। तो बेसिकली फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एफ अपॉन क्यू नॉट। ये हमारा फील्ड होती है, और डेफिनेशन आप इसकी पढ़ी लेना कहीं से भी, बहुत सारी जगह पे मिल जाएगी। फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है। इसका एक और फॉर्मूला होता है पोटेंशियल के टर्म में, वो होता है ये माइनस dV अपॉन dr। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है, आगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में अगेन पढ़ाऊंगा। तो यहां से इसकी यूनिट बनती है वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो यूनिट होती हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे इस टॉपिक के अंदर पॉइंट चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए, डेरिवेशन फॉर ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट पी है, यहाँ चार्ज क्यू है, डिस्टेंस आर है। मान लीजिए पॉइंट चार्ज क्यू है, तो इसके चारों ओर बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ा होगा, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी। तो जहां जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, इंटेंसिटी कितनी होगी, इसे पता करने के लिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हैं क्यू नॉट। इन दोनों के बीच कूलम फोर्स लिखेंगे। कूलम फोर्स जो भी होगा उसको हम डिवाइड करेंगे क्यू नॉट से, तो ये ई की वैल्यू आएगी। कूलम फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कटेगा, तो ई की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, के की अगर वैल्यू लगा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये के तभी आएगा जब कोई मीडियम होगा, अगर मीडियम नहीं होगा तब के नहीं आएगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी एयर और वैक्यूम के लिए। अगर कोई मीडियम होता है तब उसके लिए इसकी वैल्यू आएगी। कुछ क्वेश्चंस में आई थी, एक बार एक थ्योरी वाला क्वेश्चन हमने नीट में देखा था, वहां पर लिखा था कि एयर को रिप्लेस करके कोई मीडियम ला दिया है,
तब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो साफ सा दिख रहा है यहाँ पे घटेगा क्योंकि अपॉन में आता है। तो हमारे पास दो रिलेशन मिल चुके हैं, एक कूलाम फोर्स मिल चुका है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुकी है Q अपॉन दिस, और इसकी वैल्यू अगर यहां से लिखेंगे Q अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, 2 यूनिट होती हैं। इसके बाद में हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। डाई का मतलब सबको पता है, दो होता है, पोल का मतलब अपोजिट, खंभा वाला पोल ना समझ लें, खंभे वाला पोल अलग होता है, इस पोल का मतलब अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे अर्थ के दो पोल है, नॉर्थ और साउथ। डाई का मतलब टू, पोल का मतलब अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज होता है जिसमें माइनस और प्लस के दो चार्ज होते हैं, और जिन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है 12 वो वेरी स्मॉल होती है। डेफिनेशन ऐसे बताएंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ चार्ज इन विच टू इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल और ब्रैकेट में क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड, एंड अपोजिट अब ब्रैकेट में बोलेंगे साइन, चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस। यानी कि इसमें दो चार्जेस होंगे, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम होगा, अगर एक 5 कूलम है तो दूसरा -5 कूलम, और साइन बिल्कुल अलग होंगे, अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है कि सबसे पहले इसके एग्जांपल देख लो इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या है। जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है या जिसमें भी मेटलिक बॉन्ड है वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है। जैसे NaCl हो गया, Na+Cl-, HCl हो गया, वाटर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है, KCl हो गया, ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल्स हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक और टर्म डिफाइन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P बोलते हैं, ये भी डिफाइन होती है। तो P की जो वैल्यू होती है वो होती है Q × 2L, और P जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। अच्छा, यहां पर एक बात रह गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फोर्स की डायरेक्शन में प्लस से माइनस की तरफ, और जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ होता है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर के हमारे पास 3 डेरिवेशन इस वाले चैप्टर के अंदर है, 2 पोटेंशियल वाले के अंदर है, वो भी ऑप्शनल है, नीट वाले पूछ रहे हैं इसलिए मैं उसको बताऊंगा। वैसे सिलेबस के अंदर से वो हट चुके हैं, अब सिलेबस में वो वाले पोटेंशियल वाले नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। इसके बाद हम इसके कुछ डेरिवेशन देख लेते हैं, शॉर्ट में ही देखेंगे। देखिए, जो पूरा का पूरा जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आप इसको चाहते हैं कि सिर्फ एक वर्ड से समझा जाए तो पहले तो आप इतना समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। अब स्टेशनरी चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों होती है? क्योंकि अगर ये कोई स्टेशनरी चार्ज है +Q या फिर ये कोई चार्ज है -Q, तो ये अपने चारों ओर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक लाइंस को लेकर के, लास्ट लेक्चर में कराया था, और इसमें उसमें कराया था ना, साइन पूछ रहा था कि भाई दोनों चार्जेस का साइन क्या है। नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर देखें। इसमें एंटर होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहां से बाहर की ओर निकलेंगी, यानी कि इमर्ज हुई। तो इलेक्ट्रिक लाइंस अच्छा इमेजिनरी होती है, जैसे मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, अगर 10th वगैरह में पढ़ा हो। तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं? किसी भी चार्ज के चारों ओर इमेजिनरी कर्व्स होते हैं, ओपन कर्व बनता है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती हैं जाकर के, और एक दूसरे को ना तो कभी टच करती हैं ना ही कभी कट करती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस के किसी भी पॉइंट पर जब टेंजेंट बनाते हैं तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ तो मैंने भी बता दी, कुछ और बता देता हूँ। इक्वल एंड पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती हैं। नॉन इक्वल और नॉन पैरेलल लाइन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। अच्छा, जहां जहां पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस होती है वहां पर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस भी रीजन में, जिस भी फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस मौजूद होंगी
प्रेजेंट होंगी वहां पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर मौजूद नहीं होंगी, प्रेजेंट नहीं होंगी, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो बेसिक बात को समझिए। बेसिक बात यह है कि चार्ज है तो चार्ज अपने चारों ओर इमेजिनरी लाइंस को प्रोड्यूस कर रहा होगा। प्लस है तो उससे इमर्ज हो रही होंगी, माइनस है तो उस पर एंटर हो रही होंगी। जहां जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वहां वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मान लीजिए ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, बीच की एक शॉर्ट डिस्टेंस है 12। तो अब जब यहां पर चार्ज मौजूद है, प्रेजेंट है, जब चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी। ये चार्ज अपनी चारों ओर इलेक्ट्रिक लाइंस से निकाल रहा होगा, यहां पर वो एंटर कर रही होंगी। अच्छा, इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है वो सब तरफ जाती होंगी ना इस तरीके से, और इसमें भी एंटर जो कर रही होंगी वो सब तरफ से ऐसे कर रही होंगी। तो जहां जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वहां वहां पर तो, और ये होती कितनी बहुत सारी होती है, जहां जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वहां वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? ए वाले पॉइंट पर बिल्कुल होगी, बी पर भी होगी, सी पर भी होगी, डी पर भी होगी, सारे पॉइंट्स पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक पॉइंट पर होगी। जहां जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। या फिर आप बेसिक बात समझ लीजिए, जहां पर भी चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। हाँ, ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होकर जीरो हो गई है, लेकिन प्रोड्यूस जरूर होगी। आप दोनों बातों का अर्थ समझ लीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब है चार्ज जीरो है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर फील्ड की रिजल्टेंट वैल्यू जीरो है। जैसे अगर आप जाओगे यहाँ पे बीच में कहीं पर रिजल्टेंट वैल्यू जीरो मिल सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। रिजल्टेंट जीरो है तब फील्ड ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तब इसका मतलब होता है कि चार्ज नहीं है, चार्ज एब्सेंट है। इस एग्जांपल से आपको एक बात तो बहुत ही क्लियर हो गई होगी कि जो डाइपोल होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी तो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना तो तय है फिर तो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब उसका हमें डेरिवेशन करना पड़ेंगे, क्योंकि फिर तो ये पता करना पड़ेगा कहां पर कितनी है, डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी। तो इसके ऊपर हमारे पास दो डेरिवेशन तो आते हैं। एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। एक ही डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन कैसे काम करेगा? अगर ये मान लीजिए हमारे पास डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l है, डाइपोल का नाम ए बी है। तो एक्सेल का मतलब है या अच्छा, यहां पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस निकली होंगी, अभी मैंने आपको बताया। जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस पास पास होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है, जहां पर दूर दूर होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होती है। तो एक्सेल का मतलब है इस वाली लाइन के यहां पर, इधर या इधर जो लाइन ज्वाइन की है इनको, उसके इस साइड में या इस साइड में, दैट मींस उसी लाइन पर, एक्सेल का मतलब उसी लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आप चाहें तो इधर चेक कर सकते हैं, चाहें तो इधर चेक कर सकते हैं। सीबीएसई में ये डेरिवेशन है, यूपी बोर्ड में डेरिवेशन है। तो हम यहां पर चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये चेक करना है हमको। तो इसका मिड पॉइंट ले लीजिए सी, यहां से मान लीजिए इसकी डिस्टेंस x है ये, और अगर ये मिड पॉइंट है तो फिर ये डिस्टेंस l हो जाएगी और ये भी l हो जाएगी। आप इस डिस्टेंस को अगर यहां से देखेंगे तो ये x माइनस l हो जाएगी यहां तक, और ये वाली डिस्टेंस देखेंगे तो ये x प्लस l हो जाएगी यहां तक। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज से पास की तरफ होती है। ना समझ आए, पॉइंट चार्ज रखें, पॉइंट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वही डायरेक्शन में होगी। अच्छा, अब हम सेपरेटली एक बात को समझेंगे कि ये जो पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से भी होगी और इसके वजह से भी होगी। वेक्टर क्वांटिटी तो फिर हमको वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। अगर हम इसके वजह से देखें तो पहले यहाँ टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। ये टेस्ट चार्ज पर क्या करेगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, तब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा।
रिपल्सन लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी, इसको हम आई इस तरीके से बोलेंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तब इन दोनों के बीच में क्या लगने वाला है, अट्रैक्शन लगने वाला है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होती है तब सब्ट्रैक्ट होती है, सेम डायरेक्शन में होती है तब ऐड होती है। इसका मतलब है फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते होंगे तो इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा E1 में से E2, क्योंकि ये पास है और ये दूर है और हमें मालूम है डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इसकी डिस्टेंस कम है तब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। अगर हम E1 की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। R ये डेरिवेशन क्या था अभी छोटा सा, K Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या होता है, डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर ध्यान से देखें तो x माइनस एल है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। E2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना चाहें तो K Q अपॉन डिस्टेंस, यहां से यहां x प्लस है और इसका स्क्वायर है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, E इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे E1 माइनस E2। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इसमें मैथ्स बचा है, मैथ्स लगा के आप इसको सॉल्व कर दीजिए। फाइनल जो फॉर्मूला आता है वो लिख देता हूं, K2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आता है और या फिर ये आता है। अच्छा, सॉल्व करेंगे तब। P हमको पता है डाइपोल मूवमेंट है, यहाँ पे ले लेता हूँ P की वैल्यू, P कितना होता है, Q इंटू 2। आप इनको सॉल्व करेंगे तब ये आएगा। ये वैल्यू कब आती है, जब डाइपोल की लेंथ जो है वो बहुत कम होती है x की तुलना में, x के रिस्पेक्ट में, यानी कि शॉर्ट डाइपोल के लिए। और अगर डाइपोल ऑलरेडी लॉन्ग है तब ये आएगा। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने इस वाले क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। वो ये पूछ रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगी, तो ऑप्शन था ये एंड ये वाला ऑप्शन मैंने वहां पे डिस्कस भी कर दिया था, तो आप ये देख लीजिए। ये डेरिवेशन आपने एकेडमिक्स में पढ़ लिया होगा, क्लास में पढ़ लिया होगा। अगर ना समझ में आए, अगर इसका आपको ये मैथ सॉल्व नहीं कर मिलता है, आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका रिटन फॉर्म में डाल दूंगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ इस क्लास के अंदर नोट्स भी बनवा दूं तब आप बता देना, मैं लेक्चर को थोड़ा लेंथी कर दूंगा, नोट्स बनवा दूंगा। ज्यादा कोशिश यही करेंगे कि लाइव क्लास ले लेंगे अगर सबको नोट्स चाहिए होंगे तब। अब ये तो एक्सेल पोजीशन में होगी, अब नॉन एक्सियल में, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल या इसको हम एक और बात कहते हैं इक्वेटोरियल में। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन या नॉन एक्सियल पोजीशन। यानी कि इस बार चार्ज कहां होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की डिस्टेंस 2l, और इस बार जो पॉइंट होगा वो यहां पर कहीं पर होगा, या तो ऊपर या फिर नीचे। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस तरीके से मिला देते हैं इसको, ये भी डिस्टेंस r, ये भी r, ये डिस्टेंस x ले लीजिए। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो इधर जाएगी E1, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी E2। ना समझ आए तो यहाँ टेस्ट चार्ज रखिए, ये टेस्ट चार्ज पर अट्रैक्शन लगाएगा, ये टेस्ट चार्ज पर रिपल्सन लगाएगा। अगर ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, तब ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल थ्योरम होती है, किसी भी ट्रायंगल के दो इंटरनल एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इन दोनों का सम करोगे तो ये एंगल बनेगा 2 थीटा। बस इन दोनों का सम निकाल दीजिए, वेक्टर सम। वेक्टर सम के लिए E का फॉर्मूला लगा दीजिए, E इक्वल टू स्क्वायर रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2 E1 E2 cos 2 थीटा। ये यहां से आप सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम। इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली जो फॉर्मूला मिलने वाला है वो मिलेगा K P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2
जब डाइपोल शॉर्ट नहीं होता है, और जब डाइपोल शॉर्ट होता है तब मिलता है P अपॉन एक्स क्यू। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए मिलता है, एल को वहां पे निगलेक्ट करते हैं। तब यहां से अगर आप देखोगे तब इन दोनों में एक रिलेशन मिलेगा आपको कि जो E होता है एक्सियल का वो 2 टाइम्स होता है E नॉन एक्सियल के, डबल होता है, देख लीजिए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट, तो वो भी आप बता सकते हैं। ये 2 डेरिवेशन हो गए। इसके बाद में अच्छा, मैं क्लासरूम में जब कराता हूँ इसको यहाँ कंपोनेंट भी करा सकते हैं। इसका कंपोनेंट बना दीजिए, साइन थीटा ऊपर, कोस थीटा इधर, इसका कोस थीटा इधर, साइन थीटा इधर, तो एक दूसरे को कैंसिल करके आसान भी में आ जाता है। तो आप चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हो। मैंने क्लासरूम में उसी मेथड से कराया था। इसके बाद में जो एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है, तो हम पढ़ लेंगे टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला होता है। इस पर भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। इस पर जो एक डाइपोल रख लेंगे यहाँ पर, ये डाइपोल है, ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज। आप समझिए, डाइपोल में जो प्लस का चार्ज होता है उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और जो माइनस का चार्ज होता है उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस पर फोर्स इधर लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। इस वाले फॉर्मूले से देखिए, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है, मल्टीप्लाई करोगे तो F इक्वल टू क्यू। और इस पर फोर्स इधर लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। फिर से समझिए, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इतना फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। तब ये इस तरीके से रोटेट करेगा। अब अगर आप देखें तो यहां पर हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं। ये एंगल हो गया थीटा, इसका नाम रख लेते हैं ABC। ये डिस्टेंस तो 2L होगी डाइपोल की लेंथ। इसके बाद अगर हम ये डिस्टेंस निकालना चाहें, क्योंकि टॉर्क होता क्या बेसिकली, टॉर्क आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ाई होगा टॉर्क के बारे में। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे CV है। अगर हम CV की वैल्यू यहाँ पे लगा लें, ABC जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें अगर हम साइन थीटा इक्वल टू लिखते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, CV अपॉन 2L। तो CV की वैल्यू कितनी हो गई 2L साइन थीटा। हम यहाँ पे लिखें F की वैल्यू QE और टाउ, इसको टाउ लिखते हैं, और ये कितनी हो जाएगी 2L साइन थीटा। हम क्या करते हैं यहाँ पर Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा लिख लेते हैं। Q इंटू 2L को P लिखते हैं, ऊपर लिख रखा है मैंने, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। ये टॉर्क का डेरिवेशन हो जाएगा। टॉर्क की यूनिट होती क्या है, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। वैसे तो न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी कहते हैं, तो जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हो जाएगा टॉ इक्वल टू P क्रॉस E। इस पर भी क्वेश्चन नीट ने पूछा है कि एक्चुअल क्या होता है, P क्रॉस E या E क्रॉस P या P डॉट E या E डॉट P, कुछ भी बोल सकता है। चारों से पर आके बोर्ड ने भी पूछा है कई बार इस क्वेश्चन को, और नीट ने भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है। तो यहां से आपको ये बात पता होना चाहिए। अच्छा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा है आपने फर्स्ट ईयर में, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा। A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता था, AB साइन थीटा n कैप, और A डॉट B इक्वल टू क्या होता था, AB cos थीटा। यहां से मैंने ये यूज कर लिया है साइन थीटा को हटा के, इसलिए ये मैग्नीट्यूड लिखता हूं मैं ऐसे। आपने मॉड में पढ़ा होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बची है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज सिस्टम के अंदर अगर हमें किसी एक पॉइंट पर फोर्स निकालना है तो वो वेक्टर सम होगा ऑल फोर्सेस का, यानी कि फोर्स ऑन एनी चार्ज इन पॉइंट चार्ज सिस्टम
तो जो भी पॉइंट चार्ज सिस्टम होता है उसमें जो फोर्स निकाला जाएगा वो नेट फोर्स की बात हो रही है, वो जितने भी फोर्स लगते होंगे उनका वेक्टर सम होगा, जितने भी लगते हो। सेम ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी ठीक है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उन सबका क्या होगा, ये वेक्टर सम होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर सम निकालने का हमने फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ लिया है। तो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा। ये हमने वेक्टर सम निकालने का, दो वेक्टर के बीच में अगर थीटा एंगल हो तो उनका रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, E1 E2 के बीच में अगर ए बी करके भी कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। तो यहां पर एक दो बात और रिपीट कर देता हूं, ये तो खत्म हो गया। एक दो बात और बता देता हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताता हूं कि एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों सेम दिखते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को आप देखोगे तो वो Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना है, K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये M1 M2 होता है डिस्टेंस r, और अगर ये कितना होता है Q1 Q2 होता है डिस्टेंस r, बिल्कुल एक जैसा होता है। ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास के, और ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। ये बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसमें जो कांस्टेंट आता है वो g आता है। g की वैल्यू तुम लोगों को पता ही होगी, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, g इक्वल टू 6.67 10 टू पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कई बार ये पूछ लिया जाता है दोनों में सिमिलरिटी क्या है। तो सबसे पहली बात समझे कि दोनों ही इनवर्स स्क्वायर मेथड को कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। ये भी इनवर्स स्क्वायर कंसेप्ट को फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है। दोनों में जो सिमिलरिटी है वो यहां पर आपको दिख रही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्शन का होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्शन का नहीं होता है, वो रिपल्सन का भी होता है। अगर चार्जेस का साइन सेम है तो वो रिपल्सन का होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो हमारा कूलाम फोर्स है और ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि 3 लिमिटेशन हमने दे रखी है बुक्स के अंदर कि दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए, दोनों स्टेशनरी चार्ज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि बीच की डिस्टेंस जो है वो r वो ग्रेटर देन होना चाहिए न्यूक्लियर के साइज से, इससे ज्यादा होना चाहिए। हालांकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने कई सारी बातें प्रूफ की थी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, लेकिन आप बेसिकली इसको मान के चलिए कि इससे ज्यादा होना चाहिए। 3 कंडीशन है, दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, और बीच की डिस्टेंस इतनी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको गॉस लॉ पढ़ाऊंगा। गर्मी बहुत हो रही है, लाइट जा चुकी है। नेक्स्ट अब जो है मैं या तो इससे मिलाकर ही लेक्चर को मर्ज करूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। आप इसको बना लीजिए, इसमें अगर कोई दिक्कत आती तो बताइए, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। थैंक यू।